Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. My name is Muhammad Saad and you are watching my YouTube channel. It's Sadi Official. Today our topic is War of Independence. So guys, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में एक जंग लड़ी गई थी, तो वो जंग क्या थी। तो सबसे पहले इसके हम आउटलाइंस देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि बैकग्राउंड। इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इंडियंस को ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ने का उन्होंने एक डिसीजन लिया, जंग लड़ने का, उनको जंग लड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। तो दूसरे नंबर पे हम देखेंगे काजेज़, कौन सी ऐसी वजूहात थी, ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जंग करने का फैसला किया। तो थर्ड पे इसके देखेंगे कि हम रिज़ल्ट के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, और इसका देखेंगे कि काजेज़ ऑफ फेलियर क्या थे, कि नाकामी के जो काजेज़ थे वो क्या थे, किस वजह से इंडियंस को नाकामी हुई इसमें। तो लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, उसका इंडियंस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो गाइस सबसे पहले हम जाते हैं कि बैकग्राउंड इसका देखते हैं कि बैकग्राउंड इसके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ था, 1857 से पहले कौन से इवेंट्स हुए थे। तो 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी इन दी एम्पायर्स ऑफ जहांगीर की हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ से मुग़ल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली कि हम ट्रेडिंग की घर से हम आपके मुल्क में ट्रेडिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, और इस तरह ईस्ट एक कंपनी कायम करते हैं। तो उसने उन्हें अलाउ कर दिया। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंडिया में कायम की गई। तो 1610 में इसने अपनी एक और नई शाख बनाई, एक न्यू ब्रांच एक और कायम की मद्रास में। 1611 में इसने एक और न्यू ब्रांच बनाई मुंबई में, और इसी तरह ये अपनी ब्रांचेस वगैरह जो थी ये फैलाती गई पूरे हिंदुस्तान में। तो 1757 जो कि एक टर्निंग पॉइंट ही बोला जाता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के इससे पहले तो 1757 से पहले तो ये ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेडिंग कर रहे थे, इससे पहले उनकी कोई ऐसी कोई जंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। लेकिन 1757 में पहली मरतबा इन्होंने बहुत बड़ी ये जंग हुई, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके अगेंस्ट इन्होंने जंग की और इन्हें कामयाबी हुई, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। क्योंकि जो नवाब सिराजुद्दौला की जो फ़ौज थी वो तकरीबन 50,000 के लगभग थी, और जो इनके पास ब्रिटिशर्स की फ़ौज थी वो कि 5,000 भी नहीं थी। तो बहुत कम फ़ौज की उन्होंने ये बहुत बड़ा मार्का हासिल किया, उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी हुई 1757 में, और इसे टर्निंग पॉइंट ही बोला जाता है। तो फिर उन्हें ब्रिटिशर्स को ये लगा कि क्यों ना हम मीन्स के पहले तो हम टैक्सेस वगैरह दे के इधर से वो चीज़ें वो जो थे रॉ मटीरियल्स लेके जाते थे, तो अब हम क्यों ना मीन्स के और भी इलाके ख़त्म करें और अपनी मर्ज़ी से बिना टैक्स के हम लेके जाएं। तो इसी तरह उन्होंने और भी इलाकों पे जैसे हैदराबाद, मैसूर हो गया, हमले वगैरह करना शुरू कर दिए, और 1856 तक इन्होंने जो स्टेट ऑफ ओहद जो कि आखिरी रियासत थी उसे भी फतह किया और मुकम्मल हिंदुस्तान पे काबज़ हो गए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जंग आज़ादी क्यों हुई थी। तो इसमें इसके काजेज़ में आ जाते हैं सबसे पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन जब वो ब्रिटिशर्स आए थे तो पूरे हिंदुस्तान पे रूल करने आए थे। उनका ये बेसिक कंसेप्ट ही ये जो था वो एडमिनिस्ट्रेट करना था पूरे हिंदुस्तान पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे इन्होंने जो टॉप की जो रैंक्स थे वो टोटल अपने पास रख लिए। तकरीबन ये 80/20% के फार्मूले के तहत इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की कि 20% के जितने भी हाई रैंक्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो थे हाई रैंक्स वो ब्रिटिशर्स के पास थे, और 80% के जितने भी लो रैंक्स थे वो सारे के सारे जो थे वो इंडियंस के पास थे। हाई रैंक्स में जैसे मिलिट्री का देखते हैं, आर्मी वगैरह, सिविल सर्विस, जो भी फील्ड थी उसमें जितने भी हाई रैंक्स थे सारे के सारे वो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे हुए थे, और लो रैंक सारे के सारे उन्हें दिए हुए थे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कोर्ट सिस्टम जो था ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने अपनी कोर्ट सिस्टम फुली चेंज कर लिया था। जो उसमें लैंग्वेज थी पहले पर्शियन या फारसी लैंग्वेज उसमें एडॉप्ट की हुई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसमें आके इंग्लिश लैंग्वेज एडॉप्ट की, लैंग्वेज सिस्टम चेंज किया। उसके बाद लॉज चेंज किए कि उसके पहले ब्रिटिशर्स से पहले वहाँ पे इस्लामिक लॉज थे, उसके तहत कोर्ट सिस्टम चलाई जाती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके अपने ही लॉज में एडॉप्ट किए, वो लॉज चेंज किए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस वक्त जो हिंदुस्तान का जीडीपी था वो 34 जीडीपी था, जो कि बहुत ही बड़ा जीडीपी था। लेकिन जैसे ही ये ब्रिटिशर्स आए उधर हिंदुस्तान में
तो उनके आने के बाद उन्होंने टैक्सेस वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, टैक्सेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा कर दिए, जो कि एक आम आदमी जो पे कर सकते न कर सकते, उन्होंने पे हर मद में करने ही करने थे। तकरीबन ये 3/4 के हिसाब से इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट किए कि मींस के किसी भी मतलब एक किसान है जो कि खेती बाड़ी करता है, तो उसकी गंदम की तकरीबन उसकी आमदन होती है 10 बोरियाँ उसकी आमदन होती है, तो उसमें से 7 जो थे वो उसे ब्रिटिश को पे करने थे टैक्सेस की मद में, और सिर्फ उसके पास 3 रहती थी, जो कि उसकी वो उधर खेती बाड़ी की जो उसकी खर्चा था वो भी नहीं पूरा होता था। तो इसी तरह मीन्स के टैक्सेस बहुत ज़्यादा उन्होंने किए, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी गुर्बत बहुत ही ज़्यादा होगी हिंदुस्तान में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट काज था। उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़ उन्होंने अडॉप्ट की, जो हिंदी और पर्शियन लैंग्वेजेस को चेंज करके उसकी जगह इंग्लिश लैंग्वेज वो पढ़ाने लगे स्कूल कॉलेजेस में, और उन लोगों को वो पढ़ाने लगे जो कि पहले रूल्स करते थे हिंदुस्तान में, तो उनके बच्चों को पढ़ाने लगे ताकि वो मीन्स के उनको अपने साथ मिला के ये जो इनकी हुकूमत होगी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये हुकूमत अपनी चला सकें, उनको भी अपने साथ मिला के। तो इस तरह ये बच्चों की माइंड सेट करने लगे एजुकेशनल पॉलिसीज़ उन्होंने। इसके बाद जो काज आ जाते हैं मिलिट्रीज़ का काज देखते हैं हम कि मिलिट्रीज़ में 20% जितने भी हाई रैंक्स थे 20% जितने भी हाई रैंक्स थे बोर्ड में सारे जो थे वो ब्रिटिश के पास थे, और लो रैंक्स पे उन्होंने उनको रखा हुआ था इंडियंस को, और इंडियंस को बहुत सख्त वो कर बोलते थे कि मींस के ऐसे ऑर्डर उन्होंने पास किए हुए थे कि इंडियंस को बहुत दबा के रखा हुआ था, पब्लिक प्लेसेस में उनको जाना मना था, उनकी गैदरिंग्स नहीं हो सकती थी इस तरह। तो उन्होंने ये ऑर्डर पास किया हुआ था कि उनका अगर ब्रिटिश कोई ऑफिसर गुजर रहा हो तो वो इंडियन उसे सल्यूट करें और वहीं अपनी जगह पे रुक जाएं जब तक कि वो ना गुजर जाए। इस तरह के रूल्स उन्होंने बनाए हुए थे। और जो एक और इम्पॉर्टेंट काज है कि रिलीजन के अपनी उनका इम्पॉर्टेंट जो था पर्पज़ इम्पॉर्टेंट जो पर्पज़ था वो अपनी ईसाइयत को फैलाना था। तो ये अपनी ईसाइयत इन्होंने ऐसे स्कूल्स कायम किए जिसमें बच्चों के माइंड चेंज उन्होंने अपने मज़हब को प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट किए। तो और मींस के पॉवर्टी गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग उनके पास कोई भी जाता कोई मदद वगैरह के लिए कुछ भी, तो उसे वो उनकी मदद तो करते, पैसे वगैरह दे के या कुछ भी दे के उनकी मदद तो करते, लेकिन वापसी पे उनको ईसाई बना के वापस भेजते। तो इस तरह मीन्स के ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काज था जिसकी वजह से इन सब काजेज़ की वजह डिसीजन लिया कि अब हमें और बर्दाश्त हम नहीं कर सकते और अब हमें जो है जंग करनी ही करनी है हर हाल में। उसके रिज़ल्ट्स में देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स में एक ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ, बहुत बुरा खसारा हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मुकम्मल तबाह हो गई। उन्होंने 1858 में एक्ट पास किया जिसके तहत जो थी डायरेक्ट हुकूमत वहाँ पे मलका बरतानिया के पास डायरेक्ट हुकूमत चली गई, और उन्होंने अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय डायरेक्ट हुकूमत करना पूरे हिंदुस्तान पर डायरेक्ट हुकूमत करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अब काजेज़ ऑफ फेलियर देख लेते हैं कि इसमें इंडियंस को क्यों नाकामी हुई। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि लीडरशिप। हिंदुस्तानियों के पास उस टाइम कोई भी एक ऐसा लीडर नहीं था जो कि उनके एक अच्छे तरीके से उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करता कि कैसे जंग फाइट करनी है, कौन कौन सी कहाँ से कैसे करना है। एक अच्छा लीडर की ना होने की वजह से जंग में नाकामी का सामना हुआ। रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे क्योंकि जब इतनी ज़्यादा गुर्बत हो गई थी तो उस तरह जंगी अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों को नाकामी का सामना करना पड़ा। एजुकेशन की कमी थी, इतनी ज़्यादा एजुकेशन आम नहीं थी, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लोग दूर दराज इलाकों में जो थे वो जंग लड़ रहे थे जिसके वो कम्युनिकेट करते एक दूसरे के साथ, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी। तो ये सब काजेज़ में आ जाते हैं कि इन काजेज़ की वजह से कि अच्छा लीडर ना होना, अच्छे रिसोर्सेज ना होना, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो थे इंडियंस को नाकामी का सामना करना पड़ा। और इसके लास्ट में हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या हुआ कि इम्पैक्ट अपॉन इंडियंस। तो इंडियंस पे इसका जो था जंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, क्योंकि इंडियंस तो फेल हो गए, नाकाम हो गए, तो उन पे बहुत इन्होंने, और इस जंग को जो थे वॉर ऑफ रिवोल्ट उन्होंने करार दिया ब्रिटिशर्स ने कि ये गद्दार हैं, इन्होंने बगावत की है, बगावत की जंग लड़ी है हमारे खिलाफ। और इन्हें स्पेशली उन्होंने जो थे मुस्लिम्स को टारगेट किया, और मुस्लिम्स पे और भी ज़्यादा वो मुजाहिम करने लगे, और भी ज़्यादा उनको दबा के रखने लगे, उनको बहुत ज़्यादा उनको तंग किया जाता है, उस तरह उन पर और भी ज़्यादा मुजाहिम ढाए गए। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो
प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।